हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के बारे में देखेंगे, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन को। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो पहले हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार गृह शुल्क को होम चार्जेज के तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 2019 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन है। नेक्स्ट, भारत के बाहर हुए युद्धों के लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों में कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 29% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग का भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं को लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। नेक्स्ट फैक्ट है अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले से लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों की भूमि की मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और प्रत्यक्ष रूप से सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम और महल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपना भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इसी भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, सामलात और अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत तथा पंजाब के कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य और भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना।
नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी धन बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत का स्वीकार किया। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों को लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन बहिर्गमन है। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास हुए भारत में आंग्ल सत्ता में बने रहने के में ही संभव मानते थे। नेक्स्ट अतः वे दादा भाई नौरोजी को उत्सर्जन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक्स ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों के अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 में 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों को प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। चलिए अब इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग का जो भी पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो पहला है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत की संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? तो पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही होगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों के तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक व अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड के राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 2019 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन है। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ये किस में प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ये हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके किया गया था? तो ये जमींदारों से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो होगा किसी को नहीं देखा जाता इस चारों ऑप्शन में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि वास्तविक अधिकार स्वीकृति कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते, लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चरागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषि के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविध वादों का संख्या में बढ़ोतरी होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों की अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो 1885 में। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने वाले से संबंध था? तो ये हो जाएगा दूसरा और तीसरा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो यह पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो थॉमस मुनरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों सही है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुनरो ने किया था, जो मई 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद दिया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। कंपनी 5 लाख रुपये पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी और वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अप्रवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है। तो ये होगा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो ये इसका कारण है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्य और प्रतिलाभ नहीं होता था। इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड को भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण अथवा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश के विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों को अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास से अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए हैं, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग, कोयला और सोना, तथा वित्तीय संस्था, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे। इनमें भारतीय औद्योगिक विकास का कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ये दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सर्जन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक्स ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो पहला है, उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। कौन सा कथन सही है। तो ये सिर्फ पहला कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था। सर आर्थर कॉटन को माना जाता था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल की उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान ने भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिसकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी। इस फसलों के लिए यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 1857 की क्रांति को लेके। थैंक यू।